Hello everyone. Today we will discuss the CBSE official paper of the 2025 year जो कि हमारे पास 21 फेब को हुआ है। इसका सेट नंबर है 1 एंड कोड है 55/2/1। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन ए और बी डिस्कस किया हुआ है। इस वाले लेक्चर में हम लोग सेक्शन सी एंड सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे। लोग सेक्शन सी एंड सेक्शन डी वाले पार्ट को कवर करेंगे इस पार्ट में। तो देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 22 हमें मिला है। इसमें एक दो पार्ट है। ए पार्ट है हमारे पास, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड with a variable external resistance R and a voltmeter showing potential drop V across R. Obtain the relationship between V, E, R and R. हमारे पास अब हम इसका एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। इसमें सेल ऑफ ईएमएफ ई दिया है हमें, हम लोग सेल को कनेक्ट करते हैं, ये ई हमारे पास आ ठीक। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इस सेल के पास ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे आर, इज कनेक्टेड विद ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड ए वोल्टमीटर। तो वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बनाना है, तो इस तरीके से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर हो गया एंड ए वोल्टमीटर शोइंग पोटेंशियल ड्रॉप वी अक्रॉस आर। यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप कितना हो रहा है कि अक्रॉस हमने यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया इस तरीके। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, अब पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। मेरे स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लो लगा लेते हैं। हम लोग यहाँ पर अगर इसमें लूप लो लगाएंगे, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ अगर करंट जा रही है प्लस से माइनस की तरफ, करंट अगर फ्लो करेगी, तो ये आई करंट अगर मान लो फ्लो करती, तो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है, लूप लो में हम लोग साइन कन्वेंशन करते हैं। तो अगर हम इधर जाएंगे, इधर करंट जाएगी इस तरीके से, प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इधर करंट चलेगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। अब हम साइन करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले ई से स्टार्ट करते हैं। तो यूजिंग लूप लो, यूजिंग लूप लो, हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे, रिलेशन बना लेंगे। यहाँ से हम लोगों ने देखा ई, और जिस साइन को हम लोग क्रॉस करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, वो साइन हम लोग यूज करते हैं। तो अगर यहाँ आई करंट है और आर ड्रॉप है, आर पोटेंशियल, आर रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया आई आर। तो माइनस का साइन यूज करेंगे जो साइन छोड़ के जाते हैं। तो ई माइनस आई आर वापस से इस वाले रेजिस्टेंस पे आए, इस रेजिस्टेंस पे देखा कौन सा साइन छोड़ के जाएंगे, नेगेटिव, वापस से हो गया माइनस। और करंट कितनी जा रही है यहाँ पे भी, आई होगी। इसका मतलब कितना हो गया, माइनस आई आर स्मॉल आ आएगा इक्वल टू जीरो। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों मिलके बनता है, इसी को हम लोग सेल बोला जाता है। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो सेल बोलते हैं। ई माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। और अब हम लोग जानते हैं कि ई माइनस आई आर, यहाँ से देखेंगे, और ई माइनस आई आर इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ देखेंगे, तो यहाँ जो ड्रॉप, यहाँ आई करंट जा रही है और इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या है, वी इक्वल टू आई आर, ये पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस है। हम इसकी जगह वी भी लिख सकते हैं। इस वी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ई माइनस आई आर इक्वल्स टू वी। यहाँ अगर हम देखें थोड़ी थ्योरी, तो वी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब कोई भी सर्किट में करंट ऑन हो जाता है और सेल ऑन हो जाता है, सेल सप्लाई कर रहा है करंट को, तो वहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। और जब करंट सप्लाई नहीं होगा तो वो ईएमएफ होता है। जैसे हम बाजार से कोई नया सेल लेके आए, तो ईएमएफ हम लोगों को पता होता है 1.5 वोल्ट, पर जैसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो कुछ करंट फ्लो करेगा, तो उसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसकी वजह से जो अब वोल्टेज बनेगा या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ये ईएमएफ कहलाता है। तो ये ई की वैल्यू होगी यहाँ ईएमएफ, ठीक। तो ई माइनस आई आर, ये हमारे रिलेशन मिल गया यहाँ से। अब हमारे बी, ई, आर एंड आर में चाहिए। अब हमारे पास आई की वैल्यू रखनी है, तो आई की वैल्यू दो रख सकते हो आप, वी इक्वल टू आई आर। देखो यहाँ दो हम लोग पास केस बन सकते हैं, दो की सिचुएशन।
दोनों वैल्यू मैं आपको पुट करके बताता हूँ। या तो आप v इक्वल्स टू आई आर रख दें, v इक्वल्स टू आपको आई आर पता है, v इक्वल्स टू किसके बराबर है, आई आर। तो आई की वैल्यू अगर आप v बाई आर रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो e इक्वल्स टू यहाँ रखेंगे हम लोग e माइनस आई की जगह वैल्यू पुट करें हम लोगों ने v बाई आर स्मॉल r इक्वल्स टू v। तो यहाँ हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा e माइनस v इक्वल्स टू v बाई आर स्मॉल r। ठीक है, और यहाँ हम लोग स्मॉल r की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हम लोग के पास क्या आ जाएगा, e माइनस v r बाई v इक्वल टू स्मॉल r। ये भी हमारे पास एक रिलेशन है जो हम लोगों को रिक्वायर है। e माइनस v बाई v r, हमें रिलेशन किस किस में चाहिए था, v e r एन r, e r एन r रिलेशन हो गया। एक तरीका और है इसका निकालने का, यहाँ हम लोग करंट की वैल्यू भी रख सकते हैं। देखिए, यहाँ एक तरीका और ये है कि यहाँ हम लोग करंट की वैल्यू एक और क्या आ सकती है, आई इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ई इक्वल टू अगर इस लूप में देखें तो करंट आई और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर। क्यों सर, दोनों सीरीज में हो गए, आर प्लस आर, और यहाँ से करंट भाई, तो यहाँ कितना हो गया, आर प्लस आर। तो यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू एक और निकाल सकते हैं, ई अपॉन आर प्लस आर। इस वैल्यू को भी पुट करके यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल सकता है। क्लियर, तो यहाँ हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। हम लोग यहाँ पर आई की वैल्यू को पुट करते हैं। तो e माइनस आई की वैल्यू क्या है बच्चों, e डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इस इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू वी। यहाँ हम लोग अब e को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग e को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, वन माइनस आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल्स टू वी। हम लोग यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, आर प्लस आर एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा आर प्लस आर, यानी कि यहाँ वन है, हो जाएगा आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर यहाँ पहले से है तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल आर इक्वल्स टू वी। हम लोग यहाँ पर स्मॉल आर प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पर आपके पास, ई ई आर प्लस आर इक्वल्स टू वी। इज द अगेन a relation between the e r and v। क्लियर है, इस तरीके से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। दो तरीके हैं इसके, दोनों से हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर बी वाला पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट हमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ द शेप ऑफ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। किस किस में रिलेशन बनाना है, बी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल एज ए फंक्शन ऑफ करंट आई। बी एंड आई में आपको ग्राफ बना के बताना है, ड्रॉन फ्रॉम इट how one can determine the EMF of the cell and its internal resistance from this graph। तो V और I में अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन हम ये हमने जस्ट इससे पहले वाले सेगमेंट में की है, V E माइनस आई आर इक्वल्स टू V या V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये भी हमने जस्ट 2 मिनट पहले किया। तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसी इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे। तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, हमें V और I में ग्राफ बनाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस का E। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं बच्चों, तो इसको और अच्छे से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस आर आई प्लस ई। तो यहाँ हम लोग y बराबर एम एक्स प्लस सी को याद करें, उसका ग्राफ कैसे बनता है और यहाँ उससे कंपेयर करें तो हमें लगता है कि क्वेश्चन बन जाएगा हमसे। यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब इसी को कंपेयर करके हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो यहाँ ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे यहाँ v y एक्सिस पे क्या लिखना है, v लिख देते हैं, x एक्सिस पे क्या लिखना है, i लिख देते हैं। इसके बाद में माइनस आर का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप। कौन सा स्लोप, नेगेटिव स्लोप बनेगा, स्लोप की वैल्यू होगी आर। और ई पॉजिटिव स्लोप काटा गया है वाई एक्सिस पे कितना, ई, तो इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप तो इस वाली एक्सिस पे काटा गया है और नेगेटिव स्लोप बनाना है वाई
एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटा गया है, सॉरी। तो यहाँ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बन, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब इससे मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव स्लोप भी आपका बन गया, एंगल इसका 90 से ज्यादा हो गया, टेन थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप भी नेगेटिव हो गया। और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर, एम की वैल्यू, स्लोप स्लोप एम की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर, जिससे इंटरनल रेडियस मिल जाएगा। और इस इंटरसेप्ट से ये क्या हो गया, ये बी एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट कितना होगा, पॉजिटिव ई। तो इंटरसेप्ट कट ऑन बी एक्सिस is given is give या on a v axis give EMF। तो ये वाला तो इंटरसेप्ट हमें EMF दे देगा, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास EMF की हो जाएगी, ये हमें स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा और ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो हमारे दोनों जवाब हो गए कि कैसे ग्राफ बनेगा V और I में, ये भी पता लग गया। और हाउ वन कैन डिटरमाइन द EMF ऑफ द सेल, तो इंटरसेप्ट से मिलेगा, एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ, तो ये स्लोप से मिल जाएगा, और ये इंटरसेप्ट ऑन बी एक्सिस पे मिल जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी आपको। इस तरीके से हम इस वाली प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया है, इन अ रीजन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी कि ई जो है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली बात, ठीक, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। A negatively charged particle is moving with a constant velocity v equals to minus v नोट I के। कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है हमारे पास कितनी, इक्वल्स टू माइनस वी नोट आई के, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नियर ए लॉन्ग straight conductor coinciding with x axis and carrying current I towards minus x axis। आगे हमें बोला गया है कि द पार्टिकल remains at a distance d from the conductor। इसका मतलब क्या है, अब हम इस सिचुएशन को देखें कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी कोई डायरेक्शन नहीं दी है, हमें बोला गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी v बराबर माइनस वी नोट आई केप से चल रहा है। नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्स एक्सिस, यानी कि कंडक्टर है हमारे पास जो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक। ये कंडक्टर है कोई, उसकी वजह से ये एक्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास मान लो y हो गया, और ये हम लोग इसको यहाँ हमारे पास y डैश है, ठीक। अब द पार्टिकल रिमेन्स एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टर। अब पार्टिकल कहीं है और वो कैसे मूव कर रहा है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमें बताना है ड्रॉ डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बताना है, तो कैसे बताएंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है बच्चों कि ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है हमारे पास, ये करंट लेके जा रहा है, इधर लेके जा रहा है, ये एक्स माइनस एक्स एक्सिस में करंट लेके जा रहा है। इसका मतलब ये करंट यहाँ इस तरीके से आ रही है, और यहाँ एक पार्टिकल है, उसका चार्ज क्या है, माइनस क्यू चार्ज। अब ये माइनस क्यू वाले चार्ज पर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और ये जो पार्टिकल है वो जा रहा है नेगेटिव एक्सिस में कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे मूव कर रहा है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वी नोट है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी पता लग गई। पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी का होने का मतलब क्या है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, डज नॉट एक्सेलरेट। और अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो इसके पास क्या है, अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब फोर्स जीरो। इसका मतलब इस वाले पार्टिकल पर पार्टिकल एक्सपीरियंस जीरो या नेट फोर्स जीरो ऑन पार्टिकल। हम ये कह सकते हैं कि ऑन पार्टिकल एफ नेट जो है वो जीरो हो जाए। अब जब ये एफ नेट जीरो है, तो अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंट, पर अभी डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन अभी के लिए ढूंढ रहे हैं, के लिए मेहनत कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। अब इस करंट वाले से कंडक्टर से जो क्या बनेगी, इस कंडक्टर वाले से की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से क्या बन जाएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। कैसे सर? क्योंकि अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये हम लोग राइट हैंड रूल लिए जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपना थंब करेंगे, तो जो पाम है हमारी उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब हम ये देखें कि अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट की वजह से वो किधर होगा, खुद सोचो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन आ जाएगा इस वाले पार्टिकल पर। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बना देता हूँ। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन हो जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन या पेपर जो भी, इनसाइड द प्लेन हो जाएगा। अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इस पे नेट फोर्स कैसे लगेगा, तो पहले बता देखते हैं कि नेट फोर्स जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा उसके अपोजिट लगाना पड़ेगा, तभी तो हम बैलेंस कर पाएंगे और उसी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जज करेंगे। तो अब हमारे पास V भी है, B भी है और हमारे पास Q भी है, चार्ज भी है और ये भी है। तो हम मैग्नेटिक फोर्स को जज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स को जज करने का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, F इज टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो अब यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है, इसका मतलब F इज टू माइनस क्यू, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग माइनस क्यू वी क्रॉस बी। तो पहले v क्रॉस b निकाल लेते हैं, और v क्रॉस b करेंगे तो वापस से राइट हैंड का यूज करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे जिस डायरेक्शन में v क्रॉस b, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर करनी है और b को बुलाना है। राइट हैंड थंब रूल आप लगा सकते हैं। तो v और कर्ली फिंगर b को बुलाना, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर v क्रॉस b है तो डाउनवर्ड आए, पर माइनस क्यू होने की वजह से, यानी कि b क्रॉस b की डायरेक्शन तो इस हिसाब से तो किधर आनी चाहिए, डाउनवर्ड। पर माइनस क्यू होने की वजह से ये अपोजिट हो जाएगी, यानी कि अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस वाली सिचुएशन में इस पार्टिकल पे अपवर्ड लग जाएगा। तो इसका मतलब b क्रॉस b की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अपवर्ड जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लग जाएगा, और जब मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लग गया तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगना है, खुद सोचो। अब यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगना चाहिए, तभी जाके तो बैलेंस होगा। एफ ई डाउनवर्ड लगना चाहिए तभी ये बैलेंस होगा। अब एफ ई अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो एफ ई इक्वल्स टू, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है क्यू ई होता है, तो माइनस क्यू ई। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यानी कि एफ माइनस ऐसे लिख सकते हो, माइनस एफ बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर आपने फोर्स लगाया है, जिधर फोर्स लगाया है उसके अपवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाउनवर्ड लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एफ ई डाउनवर्ड होने की वजह से, अब यहाँ पर एफ ई इक्वल्स टू माइनस क्यू ई आया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जज करनी है, तो माइनस एफ ई बाई क्यू, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके अपोजिट चलना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यानी कि एफ ई डाउनवर्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही होगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड लग रही होगी। तो हमने यहाँ पे जज कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही होगी। तो फर्स्ट है हमारे पास दो डायग्राम शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवर्ड लग रही होगी, इससे हमें जजमेंट क्या मिलता है, इससे हमें ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड लगेगी, और जो बी है वो इनसाइड द प्लेन लगेगा। जो बी है हमारा वो इनसाइड द प्लेन हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस ए ऑप्शन। अब हमसे बोला गया व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो ये भी तो आसान ही हो गया, इसी का आंसर तो यहाँ बी वाले का आंसर मिल जाएगा कि सेकेंड वाले में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो फोर्सेस हम लोग बता देंगे, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर एक्टिंग। और अगर दोनों मिलके अगर लगते हैं तो उसको लोरेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो हम दोनों लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। और जब दोनों फोर्स लग जाते हैं किसी पार्टिकल पे, हम उन दोनों को कंबाइंड फॉर्म क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। तो आप दोनों में से कोई भी लिख देंगे, या तो अपवर्ड ये लिख देंगे तब भी आपका आएगा लोरेंज फोर्स। और चाहे तो इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई
इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी क्रॉस, ये सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन टर्म्स ऑफ ई डी एंड आई। जो यहाँ हमें वेलोसिटी दी थी इसने, इसमें वैल्यू ऑफ वी नॉट निकालनी है किस किस के टर्म्स में, ई डी एंड आई। चलो कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड वाले को डिस्कस करते हैं। हमें बोलना है कि वी नॉट उसकी बताइए वैल्यू। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को बताया कि एफ ई जो है इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। ये भी हमने देखा, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, यही उसका एक क्लू है जिससे हमें पता लग रहा है कि इक्वल फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो एफ ई इक्वल्स टू किसके बराबर हो, क्यू ई, और एफ बी किसके बराबर हो गया, क्यू वी क्रॉस बी। अब थोड़ा सा वहां डायग्राम को देखना पड़ेगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट कर दी, तो ई इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बी क्रॉस बी। अब यहां हम लोग ध्यान से देखें तो ये v इधर जा रहा है, मान लीजिए माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, और b डाउन, b हमारा किधर आ रहा था, इनसाइड द प्लेन। तो इसका मतलब v और b में कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ हम लोग इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ जो है इसमें v नोट तो इधर जा रहा है, और यहाँ पर जो b था वो इनसाइड द प्लेन है, यानी कि v इज परपेंडिकुलर टू b। तो अगर यहाँ v भी साइन थीटा में लिखूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e इक्वल्स टू, मैं मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूँ, साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो e इक्वल्स टू वी भी हो जाएगा। अब वी नोट, वी का मतलब यहाँ वी नोट है, और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड, आप एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, इनफाइनाइट अगर वायर है, करंट लेके चल रहा है, तो बी की वैल्यू होती है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अब यहाँ पर उस पॉइंट पर यानी कि आर ये यहाँ होती है, तो यहाँ आर की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ वो पॉइंट है हमारा माइनस क्यू, तो यहाँ आर की वैल्यू डी के बराबर है, और ये करंट चल रही है माइनस क्यू है, तो उसने डी हमें डिस्टेंस दिया है कि कितनी दूरी पर है वो, डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इधर पार्टिकल रिमेन्स एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर। यहाँ ये यहाँ दिया हुआ है क्लू, ये स्मॉल डी हमें दिया, स्मॉल डी दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसकी बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वी नोट बी की वैल्यू हो गई आपके पास म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी, आर की जगह 2 पाई दिया जाएगा, तो E इक्वल्स टू वी नोट म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमें यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन आ गया, चाहो तो यहाँ से वी नोट की वैल्यू भी निकालनी है, तो वी नोट इन टर्म्स हो तो E इंटू 2 पाई डी अपॉन म्यू नोट आई इक्वल्स टू वी नोट। और वी नोट किस किस के टर्म्स में चाहिए था, एक बार चेक कर लो। वी नोट हमें चाहिए था ई डी एंड आई, ई डी एंड आई, तो वी नोट हमें मिल गया इस तरीके से, और हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आप थर्ड पार्ट को एक साथ देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले दोनों फोर्सेस को इक्वल करके यहाँ से वी नोट की वैल्यू निकाली। वी नोट बी दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए साइन 90, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे। इसका और पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमें दिया है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स केप्ट अलोंग एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश एक्सिस आर कैरिंग करंट I1 एंड I2। हमारे पास टू कंडक्टर्स हैं जो कि कहाँ रखे गए हैं, एक्स एक्स डैश एक्सिस पर और वाई वाई एक्सिस पर। कोई बात नहीं, मैं एक दो कंडक्टर बना देता हूँ इस टाइप से दो कंडक्टर हमारे पास है। ठीक है, एक कंडक्टर ये है हमारे पास, एक कंडक्टर हमारे पास ये मान लो वाई वाई डैश एक्सिस पर। ठीक, अब आपसे क्या बोला गया है, करंट कैरी करंट्स I1 एंड I2 अलोंग माइनस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। यानी कि जो करंट कैरी कर रहे हैं ये माइनस एक्सिस में, यानी कि I1 इधर मान लिया और I2 हमने इधर मान लिया। ठीक है, जो माइनस वाई एक्सिस की तरफ ये करंट फ्लो कर रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट एक्स एंड वाई। तो बच्चों कहीं भी पॉइंट मान लीजिए मैंने एक्स और वाई हो सकता है, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है ये। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो बी इक्वल टू किसके बराबर होता है, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी। यहाँ आई का मतलब करंट है और डी का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग इस एक्सिस से भी निकाल लेते हैं, दोनों एक्सिस से। हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो हो जाएगी मेरे पास y, और जो इस एक्सिस से
y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगी मेरे पास x, यही कोऑर्डिनेट का मतलब होता है। तो अब हम यहाँ पर अगर b1 निकालना चाहें तो हम लोग लिखेंगे म्यू नोड I, तो करंट होगी I1 अपॉन 2 पाई d। d का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जो I1 करंट से इस वाली कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी हो गई यहाँ पे y, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 पाई y। अब सर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे करेंगे सर? तो डायरेक्शन में आप लोग अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। इसके अंदर क्या यूज करते हैं कि आप अपने थंब को उस डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। यानी कि अब हमारी माइनस एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हमारा थंब रहेगा और पाम यानी कि हमारी फिंगर्स वहां टच करनी चाहिए जो पॉइंट है हमारा, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी पुट आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then we feel that our finger pointing out that point, then the direction of magnetic field is inside the plane। अगर मैं उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा x एक्सिस i कैप j कैप तो k के, पर ये इनसाइड द प्लेन है इसलिए माइनस k और आउटसाइड द प्लेन होता तो प्लस का k। तो यहाँ मैंने लिखा इसको माइनस का k। इज इट क्लियर एवरीवन? तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1। Similarly, B2 equals to म्यू नोड I, यहाँ करंट कितना हो जाएगा ये I2, और हमारे पास इसकी डायरेक्शन कितनी आ जाएगी? तो डायरेक्शन के लिए हम देखें बच्चों तो वापस से हम लोग थंब रूल यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस तरीके से फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया थंब, तो जो हमारी फिंगर्स टच करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड द प्लेन आएगी, अपवर्ड द प्लेन दैट इंडिकेट द प्लस के केप डायरेक्शन। और जैसे ही प्लस के केप डायरेक्शन आ जाएगी तो हमने ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। तो अब हम लोग यहाँ पर बी नेट निकालना चाहते हैं, तो बी नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, बी नेट वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। हम पुट करेंगे वैल्यूज को तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई y, माइनस का के केप डायरेक्शन है तो माइनस का के केप प्लस म्यू नोड आई टू अपॉन 2 पाई x प्लस का के केप डायरेक्शन। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, म्यू नोड अपॉन 2 पाई, आप लिखेंगे तो माइनस I1 बाई वाई प्लस I2 बाई एक्स। लेंगे सिमिलरली म्यू नोड अपॉन I2 एक्स की डायरेक्शन होगी जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया हमारे पास और डायरेक्शन भी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैं आपको एक स्लाइड में वापस से इसको रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने केवल B1 मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है इनफाइनाइट वायर के लिए, तो हमने फॉर्मूला यूज किया, डी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आई का मतलब करंट है, बाकी किस डायरेक्शन में है तो राइट हैंड थंब रूल हमने यूज लगा कर लिया और नेट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, स्टेट लेंज लो। लेंज लो क्या कहता है, लेंज लो स्टेट दैट एन इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट क्रिएटेड, ये उसी चीज का अपोज करता है जिससे ये प्रोड्यूस होता है। दिस मींस दैट द इंड्यूस्ड करंट क्रिएट्स अ मैकेनिकल फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ये मोशन को अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ जिससे ही और अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस भी किए हुए हैं इन चीजों को कि जब अगर मान लीजिए ये नोड मैग्नेट है या मैग्नेट है, अगर ये इधर आएगा तो ये जो लूप है तो ये वाला जो फेस है ये किस तरीके से बिहेव करेगा ताकि ये इसके पास ना है, तो ये नोड की तरह बिहेव करेगा ताकि ये इसको रिपेल कर पाए, और नोड के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करानी पड़ेगी। तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी कैन फाइंड आउट द फोर्स कि किधर फोर्स एक्ट करेगा। बात समझ में आई? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो हमारे पास इंड्यूस करंट आती है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस करंट आती है वो की डायरेक्शन लेंज लो प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बी वाला पार्ट, उसमें क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई बी के कुछ इन द गिवन फिगर, एक फिगर हमें दिया है, आइडेंटिफाई द मशीन। सबसे पहले बोला गया हमसे कि मशीन क्या
क्या है ये मशीन? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक आर्मेचर दिया हुआ है, मैग्नेट्स दिए हुए हैं, ये रोटेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन दी हुई है, स्लिप रिंग्स दी हुई है। तो ये किसका स्लिप रिंग कार्बन ब्रशेस दिए हैं, तो ये किस में लगते हैं? तो बी के फर्स्ट पार्ट में सिंपल सी बात है, ये किसका डायग्राम है? ये एसी जनरेटर का डायग्राम। तो ये मशीन जो है वो एसी जनरेटर है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि नेम द पार्ट्स ऑफ पी एंड क्यू एंड आर ऑफ द मशीन। तो सबसे पहले पी क्या है? तो सेकंड वाले पार्ट में हम आराम से देखें तो पी जो है बच्चों, वो पी कहलाता है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, ठीक है, ताकि वायर ट्विस्टेड ना हो, यहाँ से सप्लाई ली जाएगी। उसके बाद में क्यू, क्यू जो है वो कहलाता है कार्बन ब्रशेस। यहाँ हम अगर आर की बात करें, आर को क्लियर करें, तो आर में हम अगर यहाँ अगर हमें ये एरो इस तरीके से मिल जाता, तो हम आर का मतलब तो यहाँ फिर बोलते परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट। और अगर ये आर इंडिकेशन इसके लिए कर रहा है, इस कोइल के लिए, आर्मेचर के लिए, तो ये आर्मेचर भी, तो ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैं दोनों ही आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों में से अगर आप कोई भी लिख देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। वो सीबीएसई मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है कि वो किसको प्रेफर कर रहे हैं। तो दो आंसर बन सकते हैं, आर्मेचर भी बन सकता है अगर ये इंडिकेशन इनका सही होता है, एग्जैक्ट जैसे इन्होंने पी और क्यू को इंडिकेट किया है, उसी तरीके से अगर ये आर को एरो से इंडिकेट करते, तो फिर हम लोग उन दोनों आंसरों में से एक को आंसर को सजेस्ट कर। नेक्स्ट पार्ट है आपका गिव द पोलरिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो एक तरफ नॉर्थ रहता है और एक तरफ साउथ रहेगा। तो और कोई ऐसी डायरेक्शन पर्टिकुलर इन्होंने दी नहीं है कि जिससे कि और फाइंड आउट करने का तरीका, तो एक नॉर्थ और एक साउथ बनेगा, नॉर्थ एंड साउथ बनेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड। अगर यहाँ करंट आउटपुट की डायरेक्शन मिल जाती तो फिर हम डिसाइड कर भी सकते, ठीक है। यहाँ नॉर्थ एंड साउथ बनेगा, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। फोर्थ ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा। फोर्थ स्टूडेंट्स यहाँ फोर्थ पार्ट क्या दिया है कि राइट द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज आपको इंक्रीज करना है तो क्या दो वे हो सकते हैं, क्या टू वेज हो सकते हैं? हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं फोर्थ वाले में कि फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज, फर्स्ट हम लोग कर सकते हैं इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन से भी हम लोग यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन। दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। इसके अंदर हमने डिस्क्राइब किया है कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। क्लियर? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, इज ऑसिलेटिंग इन अप एंड डाउन डायरेक्शन। The electric field E of an electromagnetic wave propagating in north direction is oscillating, यानी कि जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। सपोज को मैंने ये मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस है वो जेड एक्सिस, ठीक। और अगर ये अप एंड डाउन है और नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको नॉर्थ माना बच्चों, इनसाइड द प्लेन वाली, और इसको साउथ माना, नॉर्थ साउथ इनसाइड। तो ये हो जाएगा आपका इधर ईस्ट और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। सर आपने ऐसा क्यों माना? क्योंकि प्रोपेगेटिंग वेव के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर, तो ये नॉर्थ अंदर की तरफ है, तो कौन सी जगह आ जाएगा इसमें? साउथ आपका आ जाएगा प्लस का के डायरेक्शन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया है। तो प्लस का जे और माइनस का जे, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप एंड डाउन आ जाएगा इस नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि वेव के परपेंडिकुलर, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब द, आपसे बोला गया है कि डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ द वेव। अब आपसे पूछा गया है कि बी किधर होगा। तो बच्चों जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन होती है, एस इक्वल्स टू होता है 1/μ0 ई क्रॉस बी। हमने एक कंसेप्ट सुना होगा पॉइंटिंग वेक्टर का। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है। तो इस डायरेक्शन में कि एस इक्वल्स टू ई क्रॉस बी, हमें मैग्नीट्यूड से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें डायरेक्शन से मतलब। तो एस इक्वल्स टू, अब हमारे पास है कि ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया हमारा? ये हमारा आ गया माइनस के डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अप एंड डाउन मूव कर रही है, यानी कि प्लस का जे डायरेक्शन। अब बी यहाँ पे क्या रखें?
अब यहाँ पर क्या रखा जाए, यानी कि जे के साथ किसका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए जिससे माइनस के बन जाए। अब आप खुद सोचो, तो यहाँ हम लोग वेक्टर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आई केप, जे केप और के केप। अब मुझे माइनस का के केप बनाना है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, और जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तब जाके मुझे नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है। तो जब मैं जे क्रॉस आई करूंगा या उल्टा चलूंगा, जे क्रॉस आई, तब मुझे माइनस के मिलेगा। तो मतलब इस बी की जगह कौन सा वेक्टर आएगा, यानी कि प्लस का आई के। इसका मतलब बी कौन सी डायरेक्शन में, यानी कि माइनस के तब आएगा जब जे क्रॉस आई केप किया जाए। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, यानी कि वो प्लस का एक्स डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन प्लस एक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन प्लस एक्स डायरेक्शन, और प्लस एक्स डायरेक्शन कौन सी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कौन सी, उसमें डायरेक्शन कौन सी हमने कंसीडर की थी, ईस्ट। नॉर्थ साउथ न्यूज बनता है, आपको पता ही है न्यूज, ये इसको एक प्लेन में लेके देखेंगे आप, तो एन ई आपको मिल जाएगा डब्ल्यू एस, इस तरीके से इसको यहाँ, क्लियर है। तो एन ई डब्ल्यू एस ये न्यूज बनता है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वो ईस्ट डायरेक्शन। दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हम लोगों को इस तरीके से इमेजिन किया जा सकता है इस वाले। अब हमें यहाँ पे बी वाला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें बोला गया है कि आर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स लॉन्गर और शॉर्टर देन दोज ऑफ डिटेक्टेबल बाय ह्यूमन आईज। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि ह्यूमन आईज कौन सी वेव्स देखते हैं। तो ह्यूमन आईज जो देखती हैं वो विजिबल रेज देख सकते हैं हम लोग, 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7200 एंगस्ट्रॉम तक विजिबल रेज की वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो होती है हमारे पास, वेवलेंथ हो जाती है 36 एंगस्ट्रॉम से लेके 7200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये रेंज हमें याद हो जाती है। अब हमसे बोला गया कि दो बतानी है आपको, कौन कौन सी, एक तो रेडियो वेव्स बतानी है, रेडियो बड़ी है, माइक्रोवेव है, कंपैरिजन करना है आपको इन दोनों में। मैं आपको एक स्पेक्ट्रम बताता हूँ। स्पेक्ट्रम कैसा होता है, गामा रेस, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, फिर आती है हमारी विजिबल रेस, फिर आती है हमारी माइक्रोवेव, इंफ्रारेड आएगी पहले, इंफ्रारेड, फिर आएगी माइक्रो, फिर आएगी रेडियो। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे स्टूडेंट्स, तो लेमडा इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी घटती है। हमसे वेवलेंथ के बारे में कमेंट मांगा गया है, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव लॉन्गर और शॉर्टर। तो देखो माइक्रोवेव कहाँ है और रेडियो वेव्स कहाँ है, तो माइक्रो, रेडियो तो और विजिबल यहाँ है। इसका मतलब इन दोनों की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेज से लॉन्गर होगी, बड़ी होगी। सबसे ज्यादा वैसे रेडियो वेव्स की होती है, तो हमने कंपेरिजन कर लिया कि हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स have longer wavelength to the visible range. I hope it's a very easy and just very question. Right, main uses of each of the following in human life: infrared and gamma rays. दोनों के यूजेस बताने हैं हमें। तो इंफ्रारेड का डेली लाइफ में यूज, इंफ्रारेड जो हम लोग डेली लाइफ में सबसे जनरल यूज करते हैं, रिमोट में, रिमोट टेक्नोलॉजी जो आपका टीवी रिमोट होता है, हमारा टीवी रिमोट, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, हम इसको इसे लिख सकते हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है, जो सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करने में, इन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और भी कई यूज होना है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, और डेली लाइफ में जो सबसे फेमस यूजेस है वो हमने डिस्कस किया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे। इसमें क्या लिखा है, When a parallel beam of light enters water surface obliquely at some angle, what is the effect on the width of the beam? Width का क्या होगा जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर करती है वाटर सरफेस पे ओब्लाइकली। इसको अच्छे से समझते हैं, तो मैं सिचुएशन को बनाता हूँ। हमारे पास हो गया आई है, ठीक है। अब जब ये वाटर आ गया, ये रेयर मीडियम हो गया,
और ये डेंसर मीडियम हो गया। और जब आप रेयरर से डेंसर में एंटर करते हैं तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती रहे, तो ये आर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये आई हो गया और यहाँ पर ये आर हो गया। अब अगर हम यहाँ देखें कि पहले क्या डिस्टेंस रहा होगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से इमेजिन करूँ तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो ये इसी सिचुएशन आएगी। इसको हम लोग यहाँ इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। एक तो यहाँ आर हो गया, तो ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हो गई। और उसी तरीके से मैं अगर यहाँ देखूँ इन दोनों के बीच में लाइन, तो मैं इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये यहाँ इस तरीके से जॉइन हो रहा है, मैं यहाँ परपेंडिकुलर कंसीडर, ठीक है। जब ये आई हो गया और ये आर हो गया, अब इस एंगल को समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ ये 90 माइनस आई हो जाएगा, तो ये वापस से आई हो जाएगा। उसी तरीके से ये आई हो गया आपके पास, ये 90 था, तो ये कौन सा एंगल हो गया आपके पास, 90 माइनस आई। सिमिलरली यहाँ ये 90 है, ये आर है, तो ये 90 माइनस आर हो गया। और उसके बाद ये एंगल 90 माइनस है, तो ये वाला एंगल आर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि ये यहाँ पर ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, यहाँ 90 है तो ये वाला एंगल आर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट को मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी। अगर मैं यहाँ कोस आई की वैल्यू निकालूं, इस ऊपर वाले में कोस आई की वैल्यू निकालूं, तो कोस आई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा यहाँ पर, तो आई के सामने वाली साइड ले रहा हूं मैं, मान लिया मैंने इसको, मान लिया टी, मान लिया टी बी। तो ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, यहाँ आ गया आपके पास ए सी बेस, और ये ए बी हो गया आपके पास हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, इसका मतलब यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली कोस आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अगर आर ले रहा हूं तो ये वाली जो साइड है ए बी सी, यहाँ मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, और ये डीबी जो होगी वो बेस होगी, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी, तो वो ए बी रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, तो कि यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो मैंने कहा कि डीबी अपॉन हाइपोटेनियस में वापस ए बी आ जाए, तो कोस आई अपॉन कोस आर, कोस आई अपॉन कोस आर किसके बराबर हुआ, इनटू ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी अपॉन डी बी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ए बी से ए बी को कैंसिल कर देंगे, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, कोस आई अपॉन कोस आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी बी। अब आप जानते हैं कि जब आप रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो आई बड़ा है यहाँ पर। अब यहाँ एक छोटा सा लॉजिक है कि अगर आई बड़ा है आर से, क्यों, क्योंकि ये टुवर्ड द नॉर्मल चली जाएगी। जब अगर आई जो अगर जितना एंगल बड़ा होता जाता है, कोस आई की वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है, तो कोस आई जो है वो लेस देन हो जाएगा कोस आर से। तो यानी कि कोस आई अपॉन जो कोस आर है, इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा, इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि कोस आई अपॉन कोस आर इज लेस देन 1, यानी कि ये वैल्यू लेस देन 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी अपॉन डी बी इज लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए सी इज लेस देन डी बी, और ए सी क्या है, ए सी इज द डिस्टेंस, अगर आप ध्यान से देखें तो ए सी इज द डिस्टेंस बिफोर एंटरिंग द वाटर सरफेस, एंड डी बी क्या है, आफ्टर विड्थ ऑफ द बीम आफ्टर द एंट्रिंग इन द वाटर। तो यानी कि डी बी है वो इंक्रीज हो गई और ए सी कम हो गई, इसका मतलब विड्थ क्या हो गई, इसका मतलब हम प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो चुकी। इस तरीके से हमें इसका, आप डायरेक्ट अगर आपको याद है थ्योरी में, अगर आपने पढ़ा है तो आप डायरेक्ट इंक्रीज भी लिख सकते हैं, और बाकी ये तरीका है इसको जज करने का कि ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है बराबर है क्या है। दिस इज द वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बी पार्ट को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या बोला गया है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो दैट a straw appears bent when it is partially dipped in water and explain it। अभी हम लोग एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ हम इस टाइप से एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर ये हमारे पास एक स्ट्रो है, ये स्ट्रो हमारे पास डिप हो गई है, और इससे हमारे पास ये यहाँ बेस पर रखी हुई है, दो रेज निकली हमारे पास। तो ये बच्चों डेंसर है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेंसर है और ये रेयर है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेव्स आएगी, तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे भी ये नॉर्मल है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, हमारी आइस के पास ये दोनों रेस पहुंचेगी, हम उसको बैक ट्रेस करेंगे
हमें लगा कि ये का जो ये वाला एंड है वो यहाँ है, तो और ये हम लोग ऐसा देखेंगे कि ये बेंड हो गई है, जबकि रियलिटी में स्ट्रेट ही है। तो ये हमें ऐसा लगेगा कि दोनों बैक ट्रेस होंगे हमारी आई से, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमें बेंड होती हुई नजर आती है। ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं रे डायग्राम के। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमें यहाँ पर एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन सी वाले पार्ट में दिया है, एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर बाय ए डायग्राम। तो एक हम डायग्राम बनाते हैं जहाँ पर हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट करेगा, और ये फाइबर का डायग्राम। यहाँ पर जो फिनोमिना यूज करते हैं बच्चों, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हम लोग यूज करते हैं। अब वो कैसे पूरा होता है वो मैं सब बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सबसे इनर जो कोर होती है, इनर पार्ट जो होता है वो कहलाता है, इसके आउटर वाला पार्ट जो आपको पर्पल वाला दिख रहा है क्लेडिंग। कोर सबसे पहले आता है कोर, देन आफ्टर आती है क्लेडिंग, और फिर देन आफ्टर है बफर। तो कोर हमारे पास वही हो गया, और उसके बाद हम सिग्नल को सेंड करते हैं। तो डेंसर से रेयर जाएगा, यहाँ पर डेंसर से रेयर हम लोग क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कर देते हैं, तो रेज उसी वाले मीडियम में वापस आ जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम जैसे एंटर कराएंगे तो ये कहाँ से जाएगी, डेंसर से रेयर जा रही है। तो डेंसर से जब रेयर जाएगी, कोर से क्लेडिंग में जाएगी, तो कोर जो होगा वो डेंसर होता है, और क्लेडिंग जो होती है वो रेयर होती है। तो डेंसर से रेयर पर ये उस एंगल पे इंसिडेंट होती है जिससे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर, तो उसकी वजह से ये वापस बैक टू द मीडियम आ जाती है। इसलिए इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और सिग्नल इसमें इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। और ये रे है, वेव में टोटल इंटरनल जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, इसीलिए इसका जो सिग्नल की जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो बहुत तेज होती है। तो और इस तरीके से ये ट्रांसमिशन में मिनिमल लॉस होता है। तो दिस प्रोसेस अलाउज फॉर हाई बैंडविड्थ डाटा ट्रांसमिशन विद मिनिमम सिग्नल लॉस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वहाँ सिग्नल का लॉस कम होता है, इसीलिए आजकल फाइबर कम्युनिकेशन चल गया, इंटरनेट वगैरह भी हम लोग फाइबर कम्युनिकेशन से देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हाई स्पीड वाला। इसमें मिनिमल हमारा लॉस होता है एनर्जी का और सिग्नल का। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें दिया है शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। तो ये हमारे पास कर्व एनसीईआरटी वाले भी देते हैं, और अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा आयरन हो जाता है, और यह कॉम्बिनेशन बताते हैं। और उस तरीके से यहाँ पर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो इधर रहती है, और ये हमारा मास नंबर, इधर हमारा मास नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये कर्व हम लोगों ने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। इसमें आपको लगाएगा द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व का सिग्निफिकेंस है, तो स्टेबिलिटी। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर किसी की ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी, ये इसका सिग्निफिकेंस है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिस इज द सिग्निफिकेंस। इसके बाद आपसे पूछा गया है, बी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज इट, टू न्यूक्लियाई विद लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्म ए न्यूक्लियाई विद मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर लोअर वाले कंबाइन होते हैं और एक बड़ी, एक ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर को बनाते हैं, यानी कि ये इधर जो वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये सब क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। इधर वाले सब फ्यूजन करते हैं, लेफ्ट वाले। और आपने पढ़ा होगा ये जो राइट वाले हैं, यूरेनियम वगैरह, ये सब क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। ये टूटना चाहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बढ़ाना चाहते हैं। और ये छोटे वाले क्या चाहते हैं कि जुड़ के हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ज्यादा बना लें, ताकि स्टेबिलिटी बन जाएगी। ये फ्यूजन चाहते हैं और ये फ्यूजन चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जुड़ेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का आंसर तो क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर आपसे पूछा गया कि वेदर द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीजेज डिक्रीजेज और रिमेन्स अनचेंज। भाई जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा तो मासेज में चेंज आता है, तो ये मास डिफेक्ट कहलाता है, और मास डिफेक्ट से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ डेल्टा एम मास डिफेक्ट है, तो यहाँ मास तो डिक्रीज हो जाता है। और डज द प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी और प्रोड्यूस एनर्जी, तो ये तो प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से यहाँ लिख दिया, इन न्यूक्लियर फ्यूजन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियर डिक्रीजेस। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब लोअर वाला मिलता है, कंबाइन होता है, तो एक मास डिफेक्ट आता है और उससे एनर्जी। इट्स ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चन।
कि किस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं इसके बाद। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, व्हाट आर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में जैसे नाम पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं हमारे पास होल। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो नाम से पता लग रहा है पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव यानी होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम लोग बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में क्या लिखा है, ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर व्हिच प्रोड्यूस करंट इन इट। तो हम फॉरवर्ड बायस के अंदर देखते हैं, तो मैं एक डायग्राम बनाया है, देखिए डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है। इस डायोड में पी का फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना। तो पी जो है ये टर्मिनल हो गया, एन ये हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। ये लोड रेजिस्टेंस हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या होता है कि पी टाइप में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और उसी तरीके से एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अब जो होल्स होते हैं पी को अगर पॉजिटिव मिलेगा तो ये रिपेल करेंगे, तो यहाँ होल्स क्या होंगे, इधर पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाने लगेंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन टाइप से किस में जाने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बाद नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ जाना चाहेंगे, क्लियर। तो ये पासिंग होती है, इसी तरीके से डिप्लेशन लेयर जो होती है वो डिक्रीज होती है और उससे यहाँ जो चार्ज कैरियर है वो क्रॉस हो जाते हैं और इसीलिए करंट बहती है और उसका फिर फॉरवर्ड बायस में हमें करंट मिलती है, करंट फ्लो होती है, डायोड कंडक्ट करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग यहाँ पर सी पार्ट को सोल्व करते हैं। सी पार्ट में क्या था, ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर ए पी एन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर हमें एक डायोड के लिए ग्राफ दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है एस्टीमेट द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट V इक्वल्स टू -0.6 वोल्ट। एक्चुअली में हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे दिया जाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है हमारे पास डेल्टा V बाई डेल्टा I। इज इट क्लियर। तो हम यहाँ पर दो पॉइंट्स लेते हैं, 0.6 के पास वाला पॉइंट अगर हम यहाँ लें और इसको थोड़ा सा अपवर्ड जा रहा है ये, तो हम इसको 0.1 ले लेंगे करंट को। डेल्टा V में हम दो पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस में। तो डेल्टा V का मतलब हो गया आपके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस में V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। अगर हम इसको सोल्व करें यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि V2 का मतलब हो गया -0.4 माइनस 0.6 अपॉन 0.4 में हम थोड़ा सा करंट अगर कंसीडर करें जो अपवर्ड मूव कर रहा है ये, हमने इसको 0.1 कंसीडर किया, माइनस 0.6 में तो पूरी जीरो हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, तो हम और सिंप्लीफाई करें, हम यहाँ लिख सकते हैं -0.4 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 0.1 का मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 2। वैसे अगर ये क्लियर सिग्निफिकेंस होता है यहाँ पर, यानी कि पूरी और क्लियर सिग्निफिकेंस होता तो हम ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। दो पॉइंट अगर हमारे पास टेंजेंट बना के क्लियर आ जाते हैं तो हम ज्यादा सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। मैंने एक अप्रोक्सीमेटली आंसर ले लिया इस प्रॉब्लम का, मैंने एक एडजेसेंट पॉइंट लिया, इसके नेबर पॉइंट ले लिया और उससे इसको कैलकुलेट किया। अगर एग्जैक्ट होता एग्जैक्ट ग्राफ होता और वेरिफिकेशन होता या और आपको नॉलेज देता कि आप किस किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम और एक्यूरेट आंसर इसमें निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। केस बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानकारी दी है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे टैकल करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड एंड द, यानी कि सेपरेशन जो है यानी कि डी की वैल्यू डबल हो गई। हम लोग जो साथ साथ सोल्व करते हैं इसको, ई बराबर क्या होता है हमारे पास v बाई डी, और जो नया डी डैश हो गया यानी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, इसका मतलब 2d हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज रेड्यूस टू हाफ, यानी कि v डैश जो हो जाएगा वो v बाई 2 हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। द न्यू वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी, आपको नया इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई डैश क्या होगा वो बताना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास ई डैश इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, v डैश अपॉन d डैश, और v डैश की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या,
v/2 और d रेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2d। इसका मतलब क्या होगा v/4d। का मतलब तो ये हो गया कि v/d की जगह हम e लिख सकते हैं, यानी कि e/4। इसमें से देखिए कौन सा e/4 आ रहा है। तो ये 29 का फर्स्ट पार्ट का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेंटेन between the two plates of a capacitor whose separation d changes with time. Okay, which of the graphs correctly depict the potential difference v to be applied between the plates as a function of separation between the plates d to maintain the constant electric field? तो बेटा हमारे पास दो प्लेट है हमारे पास, जैसे एक हमारे पास पॉजिटिव है और एक हमारे पास नेगेटिव। हमारे पास जो बीच में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि डी पर इन दोनों के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो V बराबर होता है हमारे पास E इंटू डी। अब हमें V और D में ग्राफ बनाना है, तो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है और E कांस्टेंट है। तो हम इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ ग्राफ जो बनना है वो एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, y बराबर एम एच प्लस सी से डायरेक्ट। तो यहाँ V और D में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें क्लियर होगा, डी वाला। फिर अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, इन द अबाउ फिगर पी क्यू आर द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, प्लेट क्यू इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये प्लेट पी है हमारे पास और ये क्यू है। प्लेट क्यू इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू प्लेट पी, यानी कि क्यू जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है किसके अकॉर्डिंग, पी के रेस्पेक्ट, ठीक। mn इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, ये mn हमारे पास एक लाइन है mn drawn perpendicular to the plates. Which of the graph shows correctly the variation of the magnitude of electric field strength E along the line MN? हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है हमारे पास, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसके बीच में जो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो E इन इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस इनसाइड द डिस्टेंस, या E does not depend, हम सिंपल लिख सकते हैं E does not depend on inside distance, inside distance। बात समझ में आई। अब अगर इनसाइड डिस्टेंस पे D डिपेंड ही नहीं करेगा, इसका मतलब E कांस्टेंट हो गया, और जब E कांस्टेंट हो जाएगा वो D के साथ चेंज नहीं होगा, तो यानी कि जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो यहाँ वेरी कर रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ वेरी कर रहा है ये नहीं होगा, तो यहाँ वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये सी पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, सी वाला। अब हम यहाँ फोर पार्ट डिस्कस करेंगे। थ्री पैरेलल प्लेट्स आर प्लेस्ड अबाउट ईच अदर विद इक्वल डिस्प्लेसमेंट डी बिटवीन नेबरिंग प्लेट्स। ठीक, तीन प्लेट्स हैं हमारे पास। यहाँ इसको एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, डी पर है। मान लीजिए दोनों फर्स्ट पेयर है तो E1 एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सेकंड पेयर ऑफ द प्लेट इज E2। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द थर्ड प्लेट एंड द फर्स्ट प्लेट, मान लो ये फर्स्ट प्लेट है मेरी, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इन दोनों के बीच में E1 E2 ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अगर मैं इधर देखूं पोटेंशियल, तो फर्स्ट वाले प्लेट के बीच में तो E1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पोटेंशियल हम लोग क्या देखते हैं, देखिए V1 इक्वल्स टू E इक्वल्स टू बोल रहा था V बाई डी, तो V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो E1 डॉट डी हो जाएगा। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, E2 डॉट डी। अब आपसे क्या बोला गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द थर्ड प्लेट एंड द फर्स्ट प्लेट, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट जो V नेट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को ऐड करो, E1 डॉट डी प्लस E2 डॉट डी डॉट डी। हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये V नेट, तो यहाँ हम लोग D कॉमन ले लें तो E1 प्लस E2
डॉट डी वेक्टर। कौन सा आंसर इसके अंदर बन जाएगा? फर्स्ट वाला इसके अंदर आएगा E1 प्लस E2 वेक्टर डॉट डी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी इसलिए डॉट प्रोडक्ट आता है। फोर्थ पार्ट हम लोगों को सोल्व करना है। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया? ये और पार्ट है फोर्थ का, ये और पार्ट है। वो वाला भी कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज फील्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। अगर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना, एयर के साथ साथ करेंगे, तो C जो एयर में आता है वो तो आता है आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई D पैरेलल। और अगर इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देंगे तो हमारे अभी जो डाइलेक्ट्रिक अगर हमने इसको फिल कर दिया, पूरा फिल्ड कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, ये वापस से वही प्लेट है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। तो जो अब न्यू C आएगा वो आता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हम डेरिवेशन करते हैं थ्योरी में, यानी कि KC जो हमारा न्यू आता है वो K टाइम्स बढ़ा देता है कैपेसिटेंस, तो फिल करते हैं ताकि हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो इसका आंसर C। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जानकारी दी है हम लोग। इसका ग्राफ दिया है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूअल नेचर से क्वेश्चन है। अब सबसे पहला पार्ट दिया है कि द स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ऑब्टेन फॉर टू मेटल्स कोइंसाइड ईच अदर। यहाँ जो ग्राफ है इसको समझ लेते हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा ये वाला पी नोट, और ये जो न्यू नोड है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जब भी जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं उस मेटल सर्फेस। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नोड जो। ठीक, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम उसके जवाब देने की कोशिश। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन फॉर टू मेटल्स, क्या कंसाइड करेंगे? नहीं, दोनों मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। आर पैरेलल टू ईच अदर, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, नहीं पैरेलल तो नहीं होंगे। एंड क्रॉस एट ए पॉइंट ऑन P एक्सिस न्यू एक्सिस थ्रेशोल्ड पे, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड डू नॉट क्रॉस एट ए पॉइंट ऑन न्यू एक्सिस। देखो दोनों अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि हर मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो पैरेलल भी नहीं होंगे और एक जगह कट भी नहीं कर सकते हैं कि उन दोनों की एक ही थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो दो डिफरेंट पार्टिकल है तो हमारे पास वो पैरेलल होंगे एंड डू नॉट क्रॉस एट ए पॉइंट ऑन न्यू। दोनों जगह एक दूसरे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स अगर ऑब्टेन होते हैं दो मेटल डिफरेंट मेटल की, तो पैरेलल नहीं होंगे ना एक जगह काटेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट फॉर दिस मेटल इज। यहाँ हम एक इक्वेशन को देखते हैं, ये हम लोग थ्योरी में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ हम एक इक्वेशन को लेते हैं जिससे हम लोगों को पूरा ग्राफ ये समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से इस ग्राफ को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो के एम इक्वल्स टू हमें देखा ई नोट एच न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, हम अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए बच्चों। अब प्लांक कांस्टेंट तो एच होता है, अब एच की वैल्यू यहाँ पर कैसे डिस्कस हो? हमें ये पता है कि EV नोड इक्वल्स टू एच न्यू नोड। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। EV नोड इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नोड। तो यहाँ हम लोग ये करते हैं कि इसको V नोड इक्वल टू किसके बराबर हुआ? H बाई ई न्यू माइनस, यहाँ मैंने E से डिवाइड भी कर दिया इसको, H बाई ई न्यू नोड। ठीक है, तो यहाँ y बराबर अगर mx प्लस c से कंपेयर कर लें हम लोग तो ये थोड़ा सा और आगे अच्छे से हो जाएगा। mx प्लस यहाँ c से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर h की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये जो चीज कहलाती है वो स्लोप है, और स्लोप यहाँ दिया गया दिस इज स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप m। ये जो स्लोप है वो m है, तो यहाँ स्लोप की वैल्यू है h बाई ई। अगर कंपेयर करें तो m बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है? h बाई ई। तो मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो एम ई इक्वल टू किसके बराबर हो गया? h। मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ क्या ये ऑप्शन में है h बराबर एम ई। हाँ है, ये वाला जो मेरा ऑप्शन है वो सही हो जाए। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, तो भी यही सोल्व करते हैं हम लोग। द इंटरसेप्ट ऑन v न्यू एक्सिस, द इंटरसेप्ट ऑन न्यू एक्सिस एंड v नोड एक्सिस ऑफ द ग्राफ आर रिस्पेक्टिवली। देखो अगर यहाँ कट कर रहे हैं तो c एक्सिस यानी कि यहाँ अगर y में इक्वेशन होती है तो y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट कहलाता है c। तो यहाँ पर y एक्सिस पे कौन है? v नोड, और c का मतलब है माइनस एच ई बाई वी नोड। तो ये c एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट कितना काटा गया है? एच ई बाई
वी नोट या एच वी नोट बाई ई, ठीक है। तो इस वी नोट एक्सिस पे एच वी नोट बाई ई काटा गया है। हम दोनों में रेस्पेक्टिवली देखें तो ये वाला ऑप्शन ही है जहां पर सही है, बाकी इन दिनों में तो नहीं है, ठीक है। तो यानी यही ऑप्शन सही होगा। वैसे भी एक्स एक्सिस पे देखा जाएगा तो एक्स एक्सिस पे कितना काटा गया आपका, न्यू नोड है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे न्यू नोड है और इस पे वी नोड वाले पे इस न्यू नोड ही है। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस थर्ड को एक और क्वेश्चन है, थर्ड वाला, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स इट्स वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी बिकम रेस्पेक्टिवली। देखो वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, क्लियर। अब वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर होता है के इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई लेमडा। अगर आपने कहा कि वेवलेंथ को हमने डबल कर दिया तो लेमडा डैश जो है, अगर आप 2 लेमडा कर देंगे तो के डैश है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 लेमडा, 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब अगर मैं पुरानी लेमडा से इसको कंपेयर करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई 2 2 पाई बाई लेमडा, यानी कि 1 बाई 2 के, यानी कि ये तो हाफ हो रहा है। तो पहले तो हाफ वाला चेक कर लो, यानी कि ये दोनों तो मेरे पास गलत हो गए, यानी इन दोनों में से कोई ना कोई बात बन सकती है। अब यहाँ पर बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर बाई लेमडा होता है। और जो सी बाई लेमडा होता है, ये आपने देखा होगा, लेमडा बराबर सी बाई न्यू भी बोलते हैं या न्यू बराबर सी बाई लेमडा भी बोलते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग रखते हैं तो सी बाई लेमडा से रखते हैं। अब ये लेमडा डैश यहाँ पर वापस से 2 लेमडा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इंटू सी बाई लेमडा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू डैश, वो क्या हो जाएगी, न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू बाई 2, यानी कि ये भी हाफ हो गया। इसका मतलब ये दोनों ही हाफ हो जाएंगे, तो हाफ हाफ वाले में कौन सा आंसर आ रहा है, हाँ ये वाला गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। के का मतलब वेव नंबर होता है और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, दोनों को फॉर्मूला आएंगे तो हम लोग इन दोनों में रिलेशन निकाल पाएंगे। फोर्थ पार्ट हमें दिया है द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन is 5 into 10 to the minus 39 kg meter per second, ignoring relativistic effect if any the wavelength of the photon is। तो लैम्डा इक्वल किसके बराबर होता है, h by p, 6.6 into 10 raised to power minus 34 divided by p, मोमेंटम आपको दिया है 5 into 10 raised to power minus 9, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, तो हम लोग एक काम करते हैं 6.6 into 10 raised to power minus 34 plus 29 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर 2, 1.32 into 10 raised to power minus 5। अब हम इसको अगर इसमें बदलें तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पर आंसर माइक्रोमीटर में दे रखा है, यानी कि यहाँ 10 raised to power minus 6 बनाना है, मेरे पास minus 5 ही है। तो अगर मैं यहाँ -6 बनाऊँ तो 10 raised to power -1 भी करूँगा, +1 भी करूँगा, तो +1 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 30.2 into 10 raised to power -6 मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13.2 माइक्रोमीटर, लगभग लगभग यहाँ पर 13.3 आंसर आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 6.6 वोल्ट लोगे तो अप्रोक्सीमेटली तो यहाँ 1.3 आप लोग